हेलो ब्रदर एंड सिस्टर, स्वागत है आपका किशन सर केमिस्ट्री क्लास में। आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी में मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग फैलते हैं। इसमें हमारा पहला रोग है मलेरिया। मलेरिया रोग कैसे होता है, किस कारण से होता है, उसके लक्षण क्या है, सब हम इसमें अध्ययन करेंगे। पहले मलेरिया के हम संक्षिप्त वर्णन के बारे में बात कर लेते हैं, जो इसका इतिहास रहा है मलेरिया का। मलेरिया रोग पहले ये माना जाता था कि मलेरिया रोग गंदे स्थानों से निकलने वाली हवाओं से होता है। पहले सर्वप्रथम जब 19वीं सदी चल रही थी तो ये माना जाता था कि मलेरिया रोग जो है गंदे स्थानों से निकलने वाली हवाओं से होता है, और ये मलेरिया रोग बहुत घातक होता था। इसने कई देशों की सेनाओं को बर्बाद किया था, और यह माना जाता था कि गंदे स्थानों से निकलने वाली हवाओं से होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया। मल मतलब गंदी प्लस एरिया मतलब हवा। मल मतलब गंदी और एरिया मतलब हवा, गंदी हवा से होने वाला रोग, इसीलिए इसका नाम आया मलेरिया। मल प्लस एरिया मलेरिया से रखा गया इसका नाम। फिर सर्वप्रथम 1717 में एक वैज्ञानिक आए लांसीसी। सर्वप्रथम सन 1717 में लांसीसी वैज्ञानिक ने मलेरिया का संबंध मच्छर से बताया। सन 1700 में ये वैज्ञानिक आए लांसीसी, और इन्होंने बताया कि मलेरिया जो हवा से नहीं होता है, ये होता है किसी मच्छर के काटने से। फिर सन 1880 में लेब्रॉन ने यह बताया कि मनुष्य में मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी जीवाणु के कारण होता है। और 1880 में एक वैज्ञानिक आए लेब्रॉन, उन्होंने बताया कि मनुष्य में जो मलेरिया रोग होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। यहाँ पर ये लिखा है। फिर एक वैज्ञानिक आए 1897 में, भारत वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे। 1897 में भारतीय सेना के डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने बताया कि ये जो मलेरिया रोग है मादा एनाफ्लीज मच्छर में प्लाज्मोडियम की मतलब इन्होंने उच्छिष्ट अवस्था को पता लगाया था। मतलब इन्होंने ये देखा था कि जो प्लाज्मोडियम जीवाणु होता है वो प्लाज्मोडियम जीवाणु जो होता है मादा मच्छर में रहता है, और उसकी ओसिस्ट अवस्था देखी थी, मतलब ये गुणन कैसे करता है, उसमें कैसे वृद्धि करता है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसके लिए इन्हें नोबेल नोबेल पुरस्कार मिला, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था रोनाल्ड रोस को। ठीक है, इन्होंने बताया था मादा एनाफ्लीज मच्छर में इसकी प्लाज्मोडियम की ओविशिष्ट अवस्था देखी थी, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब हम देखेंगे मलेरिया जीवाणु की प्रजाति एवं उसका उद्भवन काल। उसकी कितनी प्रजाति होती है और उसका उद्भवन काल क्या है। तो पहली प्रजाति मैंने लिखी है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, और इसका उद्भवन काल होता है 10 दिन। यहाँ ये उद्भवन काल 10 दिन है। ये सब उद्भवन काल जो है दिनों में है। ठीक है, 10 दिन इसका भी उद्भवन काल 10 दिन, ये भी 10 दिन है, और इनका जो उद्भवन काल है 27 से 37 दिन है। अभी बताएंगे उद्भवन काल किसे कहते हैं। प्लाज्मोडियम एक है, इसकी जाति प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और इसका उद्भवन काल 10 दिन है। प्लाज्मोडियम एक जाति होती है प्लाज्मोडियम ओवेल, इसका उद्भवन काल है 14 दिन। प्लाज्मोडियम मलेरी, और इसका उद्भवन काल है 27 से 37 दिन। ये उद्भवन काल क्या है, मैंने यहाँ नोट में लिख भी रखा है। उद्भवन काल के किसे कहते हैं। मानव पोषक शरीर में प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट अवस्था के प्रवेश से लेकर रोग के प्रथम आक्रमण तक के समय को उद्भवन काल कहते हैं। कहने का मतलब है जब प्लाज्मोडियम हमारे संपर्क में आता है, मनुष्य के संपर्क में आता है, उसकी बॉडी के संपर्क में आता है, तो एक उसकी अवस्था होती है स्पोरोजोइट, और स्पोरोजोइट अवस्था में वो हम मनुष्य के संपर्क में आ गया। जब तक जब तक कि वो अपना प्रथम संक्रमण ना कर दे मनुष्य के अंदर, तो उस समय को जितने दिनों में वो प्रथम संक्रमण दिखाएगा, प्रथम आक्रमण करेगा शरीर पर, उस समय को कहेंगे उद्भवन काल। इसका मतलब है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स 10 दिन में अपना संक्रमण दिखाता है, अपना लक्षण दिखाता है, यानी 10 दिन में रोग को उत्पन्न करता है, बाकी 10 दिनों तक बॉडी में पड़ा रहता है। ऐसी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम 10 दिन तक पड़ा रहता है। प्लाज्मोडियम ओवेल भी 14 दिन तक पड़ा रहता है, और प्लाज्मोडियम मलेरी 27 से 37 दिन तक अपना उद्भवन काल दिखाता है, जब तक बॉडी में ऐसे आपके रहता रहेगा। मलेरिया रोग के प्रकार। मलेरिया रोग कितने प्रकार के होता है, यहाँ लिखा है दौरे की मियाद के आधार पर।
मतलब वो कितने दिनों में वापस रोग को दिखाएगा, बुखार कितने दिनों में वापस आएगा, उसके आधार पर मलेरिया के प्रकार हम बांटे गए हैं। दौरे की मियाद के आधार पर मलेरिया रोग 3 प्रकार का होता है। जैसे एक सबसे पहले हमने लिखा है नंबर 1, तृतीयक मलेरिया। तृतीयक मलेरिया को टर्टेन मलेरिया भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसे सामान्य जोड़ी बुखार के नाम से भी जाना जाता है, तृतीयक मलेरिया। इसमें रोगी को बुखार का दौरा 48 घंटे में आता है और हर तीसरे दिन बुखार आएगा, कहने का मतलब है रोगी को बुखार आया, जाड़ा देके बुखार आता है और दोपहर के बाद ही बुखार चढ़ता है और तीसरे दिन बुखार आता है और 48 घंटे के बाद तृतीयक मलेरिया में। यह है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल द्वारा होता है। जो तृतीयक मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम बाइवैक्स द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स तथा प्लाज्मोडियम ओवेल से होने वाला मलेरिया का संक्रमण कम होता है। जो प्लाज्मोडियम जीवाणु ओवेल है और बाइवैक्स है, इससे होने वाला जो मलेरिया है वो कम संक्रमण वाला होता है, उससे ज्यादा संक्रमण नहीं होता। इसकी मृत्यु दर कम होती है, मतलब ये वाला मलेरिया हो जाएगा तो लोग ज्यादा मरते नहीं है, ये जल्दी ठीक हो जाता है, इसकी मृत्यु दर कम होती है। परंतु प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होने वाला जो संक्रमण है, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो जीवाणु है उससे होने वाला संक्रमण अधिक अधिक संक्रमण अधिक होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से जो संक्रमण होता है, होने वाला संक्रमण क्या होता है, अधिक होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होने वाला संक्रमण अधिक होता है और इसकी मृत्यु दर भी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। फैल्सीपेरम से अगर मलेरिया होगा तो उसकी मृत्यु दर अधिक होगी, वो ज्यादा आक्रमणकारी होगा। और बाइवैक्स और ओवेल से होने वाला मलेरिया जो है वो कम आक्रमणकारी होगा और मृत्यु दर कम होगी, मतलब लोग कम मरते हैं। तो ये है तृतीयक मलेरिया। अब हम यहाँ पे नोट करते हैं अगले मलेरिया रोग के बारे में। आप इसको नोट कीजिए जब तक मैं यहाँ पर एक दूसरी स्लाइड बनाता हूँ। अब हम देखें अब हम देखेंगे अगले प्रकार की मलेरिया। तो अब है हमारी जो नंबर 2 पे चतुर्थ, जिसे हम चतुर्थक मलेरिया के नाम से जानते हैं और क्वार्टन मलेरिया के नाम से जानते हैं। ये मलेरिया में क्या होता है, इसके बुखार का दौरा 72 घंटे यानी चौथे दिन में होता है। यानी ये बुखार जो आता है लौट के वो चौथे दिन में आता है और जो तृतीयक मलेरिया था वो तीसरे दिन में वापस आता था। चतुर्थक मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरी जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, चतुर्थक मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम मलेरी के कारण, और वो वो जो 3 जीवाणु थे उनके कारण हो रहा था। अब आता है दैनिक मलेरिया, जिसे क्यूटिडियन मलेरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बुखार प्रतिदिन आता है और ये प्लाज्मोडियम की एक से अधिक प्रजाति के कारण होता है। ठीक है, क्यूटिडियन मलेरिया जिसका नाम दैनिक मलेरिया है। अब मलेरिया के लक्षण एवं प्रभाव। मलेरिया के क्या लक्षण हैं और ये हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला है, इसमें रोगी को काफी को कपकपी के साथ बुखार आता है। बुखार का दौरा दोपहर के बाद आता है और कुछ देर बाद पसीने के साथ बुखार कम हो जाता है। इसे दौरे का कहते हैं हम, इसे दौरे का स्थगन प्रावस्था कहते हैं। ये जब इसे दौरे का क्या कहते हैं, स्थगन स्थगन प्रावस्था कहते हैं। इसका मतलब है जब बुखार पसीना देके उतर जाए और शरीर मतलब आरामदायक हो जाए, कुछ शरीर में आराम सा महसूस हो, और जब तक बुखार का दौरा दोबारा ना आए तो उसे दौरे का स्थगन प्रावस्था कहते हैं। अगला पॉइंट है, कमर व सिर में दर्द रहता है और कभी कभी उल्टी का स्वभाव भी होता है इस रोग में। ठीक है, अगला पॉइंट है, कुछ दिनों में क्या हो जाती है, कुछ दिनों में आरबीसी नष्ट होने लगती है। आरबीसी जो हमारे शरीर की रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं, जिसके कारण रक्त में क्षीणता आ जाती है। रक्त में जो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कमजोर हो जाती है। अच्छा, रक्त पतला हो जाता है। ठीक है, और रक्त का जो पतला हो जाता है, तिल्लियां बढ़ जाती हैं, तिल्ली बढ़ जाती हैं, जिसमें स्प्लीन इंडेक्स कहते हैं। तिल्ली का बढ़ जाना स्प्लीन इंडेक्स कहलाता है। जब मलेरिया के कारण तिल्ली बढ़ जाती है तो इसे जो कहते हैं स्प्लीन इंडेक्स कहते हैं। कभी कभी पीलिया भी हो जाता है। इस रोग में कभी कभी रोगी को पीलिया का सामना भी करना पड़ता है।
ठीक है। अब आता है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जीवन चक्र। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र क्या है, ये कैसे अपने जीवन को व्यतीत करता है, ठीक है, कौन कौन सी अवस्था आती है, कौन से अवस्था में ये बुखार करता है, कौन से अवस्था में ये अपनी प्रजनन करता है, अपने आप की संख्या को बढ़ाता है। तो ये मलेरिया परजीवी जो है ये दो द्विपोषी है, कहने का मतलब है ये दो लोगों में, दो जीवों में अपना जीवन व्यतीत करता है। एक तो है प्राथमिक पोषक इसका मनुष्य है, और दूसरा है इसका मादा एनाफ्लीज मच्छर, जिसका नाम है मादा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, मलेरिया परजीवी द्विपोषी होता है, कहने का मतलब है ये दो दो जीवों से अपना पोषण प्रदान करता है। इसका प्राथमिक पोषक मनुष्य होता है, ठीक है, अपना जो पहला पोषक है ये मनुष्य है, तथा द्वितीय पोषक इसकी मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है। अगला है, ये यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक मलेरिया का प्राथमिक पोषक कौन है। अगला, मादा एनाफ्लीज मच्छर इस रोग की वाहक होती है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बनता है कि कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर इस रोग का वाहक है। इसके अंदर, और यह मनुष्य के अंदर मच्छर के काटने से मच्छर की लार द्वारा रक्त में प्रवेश करता है। जब ये कोई मच्छर काटता है मनुष्य को, तो मनुष्य के लार में होता है, वो उसके मच्छर के लार में होता है ये, और स्पोरोजोइट अवस्था में होता है। और जब मच्छर काटता है किसी व्यक्ति को तो उसके रक्त में ये प्रवेश कर जाता है। देखो यहाँ लिख रहा है, प्रवेश करता है, मनुष्य में प्रवेश करते समय यह स्पोरोजोइट अवस्था में होता है। जब मनुष्य में यह प्रवेश करता है तो स्पोरोजोइट अवस्था में होता है, तथा इसकी हीमोजोइन अवस्था मनुष्य में इस रोग को उत्पन्न करती है। और एक इसकी अवस्था आती है हीमोजोइन, और हीमोजोइन अवस्था जैसी आ जाती है तो ये मनुष्य में बुखार उत्पन्न करने लगता है। तो ये है इसका मलेरिया का जीवन चक्र के बारे में कुछ बातें। अब असल में इसका हम जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाएंगे, कैसे कैसे अपने जीवन को व्यतीत करता है मनुष्य में और मच्छर में। आपको याद रखना होगा, इसका प्राथमिक जो पोषक है वो है मनुष्य, और द्वितीय पोषक है इसका मादा एनाफ्लीज मच्छर। और स्पोरोजोइट अवस्था में ये मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है, और हीमोजोइन अवस्था में यह क्या काम करता है, मनुष्य के अंदर बुखार को उत्पन्न करता है। अभी इतने आप नोट्स बना लीजिए, मैं इसका आपको पढ़ाता हूँ मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र का नामांकित चित्र। अब हम मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का नामांकित चित्र का अध्ययन करेंगे। तो मैंने यहाँ एक रेखा खींची हुई है, डिवाइडेशन किया है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका जीवन चक्र कैसे चलता है, क्योंकि ये द्विकोषीय होता है, दो जीवों के अपने अंदर जीवन को व्यतीत करता है। तो यहाँ हम दिखाएंगे मच्छर में जीवन चक्र, मच्छर में जीवन चक्र के बारे में हम इधर बात करेंगे ऊपर, और नीचे बात करेंगे हम मनुष्य में जीवन चक्र के बारे में। नीचे हम बात करेंगे मनुष्य के अंदर कैसे जीवन चक्र चलता है प्लाज्मोडियम का, और ऊपर हम देखेंगे कि किस तरीके से मच्छर में जीवन चक्र चलता है। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, और डायग्राम को बनाते बनाते आपको समझाऊंगा। तो मच्छर में प्लाज्मोडियम की दो अवस्था होती है, एक तो होती है माइक्रोगैमिटोसाइट, और एक होती है मैक्रोगैमिटोसाइट। एक होती है माइक्रोगैमिटोसाइट और एक होती है मैक्रोगैमिटोसाइट। माइक्रोगैमिटोसाइट कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, अभी बना रहे हैं हम। इस तरीके से कुछ होती है, अभी नाम हम लिखेंगे। और एक होती है जिसका नाम है मैक्रोगैमिटोसाइट। मैक्रोगैमिटोसाइट में छोटे छोटे हम कण बनाएंगे, और एक बिंदु यहाँ पे रहता है इसका अनुवांशिक पदार्थ, जिसे हम कहें ये है इसका नर नर वाला भाग है, यह इसका नर वाला भाग है, और नर वाले भाग का जो चिन्ह होता है वो ये रहता है, ठीक है, इस तरीके से। और ये मादा वाला भाग है, इसका चिन्ह इस तरीके से रहता है। इसका ऊपर वाले का नाम है, इसका नाम है क्या बेटा, माइक्रो गैमिटो माइक्रोगैमिटोसाइट। इसका नाम है माइक्रोगैमिटोसाइट, ठीक है, एग्जाम में बनाने के लिए आता है इसका जीवन चक्र। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैक्रो
गैमिटोसाइट, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा माइक्रोगैमिटोसाइट और एक का नाम हो जाएगा मैक्रोगैमिटोसाइट। ये जो है ये इसका मादा वाला भाग है और ये नर वाला भाग है। अब ये दोनों मिलकर बनाएंगे एक अवस्था बनाएंगे, ये दोनों मिलकर, ठीक है, ये दोनों मिलकर एक अवस्था बनाएंगे, यानी ये आपस में मिलेंगे। ये इसका मादा वाला भाग है और ये नर वाला। ये जाइगोट का निर्माण करेंगे। किसका? जाइगोट। हमें पता है जब नर क्योंकि आ, नर नर मिलता है, नर मिलता है और कौन मादा, नर वाला जन्म यानी कोई नर युग्मक मिलता है, मादा युग्मक मिलता है, तो निषेचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जाइगोट का निर्माण करेंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे। ये इस तरीके से हम चित्र बनाएंगे और जाइगोट को हिंदी में कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज, या जाइगोट को इंग्लिश में हम इसे जाइगोट का भी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा वृद्धि करेगा और एक संरचना बनाएगा जिसका नाम है उकाइनेट, उकाइनेट संरचना। इस तरीके से कोई उकाइनेट संरचना बनाएगा, इस तरीके से वृद्धि करने के बाद ये जाइगोट वृद्धि करेगा, उकाइनेट संरचना बनाएगा। फिर उकाइनेट के ऊपर उकाइनेट बदल जाएगा ऊशिष्ट में, उकाइनेट बदलेगा ऊशिष्ट में, कुछ इस तरीके का रहेगा ऊशिष्ट। उकाइनेट बदलेगा ऊशिष्ट में, कुछ इस तरीके का ऊशिष्ट रहता है। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे हम बिंदु बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये रहता है ऊशिष्ट से बोलेंगे। और ऊशिष्ट पर जो जो हमने एक बॉर्डर बनाया है इसको पुटी का, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऊशिष्ट, ऊशिष्ट इसका नाम है, ऊशिष्ट हम बोलेंगे। और इसके ऊपर एक भित्ति है, इसका नाम होता है पुटी का भित्ति, ठीक है। अब ऊशिष्ट क्या काम करेगा? ऊशिष्ट करेगा वृद्धि। जो ऊशिष्ट वृद्धि करेगा तो ये अपने आकार को बड़ा कर लेगा, ऊशिष्ट वृद्धि करके अपने आकार को क्या कर लेगा? बड़ा करेगा, इस तरीके से कुछ, ठीक है। और हम इस तरीके से इसके अंदर छोटे छोटे कण बनाएंगे, इनका नाम क्या है बताएंगे, यही स्पोरोजोइट है, ठीक है। अब ये परिपक्व ऊशिष्ट में बदल जाएगा, ये एक परिपक्व ऊशिष्ट है। यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा वृद्धिकारी ऊशिष्ट, यानी पूरी तरीके से वृद्धि कर ली है, वृद्धिकारी ऊशिष्ट। और इसके अंदर जो हम कहेंगे, अब ये जो ऊशिष्ट बना है, इस वाले ऊशिष्ट को हम नाम देंगे, इस वाले ऊशिष्ट को नाम देंगे हम परिपक्व ऊशिष्ट, परिपक्व ऊशिष्ट, ठीक है। परिपक्व ऊशिष्ट का नाम देंगे हम। अब यहाँ पर परिपक्व ऊशिष्ट जो है वो बीजाणु जनन करेगा, मतलब अपने आप को ये खोल देगा और यहाँ से बहुत सारे निकलेंगे स्पोरोजोइट। इसके अंदर स्पोरोजोइट हैं और बहुत सारे स्पोरोजोइट निकलेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से हमने इसे खोल दिया है और ये स्पोरोजोइट क्या हो जाएंगे? बाहर निकल के आएंगे, ठीक है, बाहर निकल के आएंगे। और ये स्पोरोजोइट बाहर निकल के आएंगे हम और ये स्पोरोजोइट उसके मच्छर के लार से प्रवेश करेगा। यहाँ पर हम एक बनाते हैं, इसकी लार ग्रंथि बनाते हैं, मच्छर की लार ग्रंथि बनाते हैं। तो इसको हम कवर करते हैं, पहले इसका जो जिस तरीके से डायग्राम रहता है वो उस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, ये जो क्रिया होती है मच्छर की अमाशय की भित्ति में होती है। ये क्रिया कहाँ होती है? मच्छर की मच्छर की अमाशय की अमाशय की कहाँ पर होती है? भित्ति में होती है ये क्रिया, ठीक है। मच्छर की अमाशय की भित्ति में ये क्रिया होती है। हम इस क्रिया को ऐसे करके दिखाते हैं, एक डिजाइन बना होता है यहाँ पर अमाशय की भित्ति का, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से एक डिजाइन सा बना होता है अमाशय की भित्ति का, और अमाशय की भित्ति का एक डिजाइन सा बना होता है इस तरीके से। यहाँ हम इसको दिखा देते हैं और बीच में इस तरीके से इसको ऐसे ही बना देते हैं बस, अमाशय की भित्ति का, और इसके ऊपर इस तरीके से कुछ ऐसे लाइन सी होती है, ठीक है। इस तरीके से अमाशय की भित्ति है ना, इसलिए ये यहाँ पे डिजाइन बना रहे हैं।
इस तरीके से। अब ये जीवन चक्र चला इसका, ये माइक्रोगेमिटोसाइट, ये मैक्रोगेमिटोसाइट ने मिलकर युग्मनज बनाया, और युग्मनज ने एक और अवस्था बनाई थी, ये इस तरीके की है, इसको हम गोल गोल कर दे रहे हैं, ठीक से बना दे रहे हैं, ठीक है। इसका नाम है उकाइनीट, इस अवस्था को कहते हैं उकाइनीट, ठीक है। उकाइनीट अवस्था आती है ये, उकाइनीट अवस्था, इसको हम उकाइनीट का नाम देंगे, उकाइनीट। उकाइनीट जो आएगी इस तरीके से, यहाँ पर एक और बना देते हैं ऐसे, ये बना होता है, इसका नाम है उकाइनीट, उकाइनीट, ठीक है। उकाइनीट वृद्धि करके क्या बनाता है, पुटिका भित्ति, और पुटिका भित्ति ये जो मतलब उशिष्ट बनाता है, उसी उशिष्ट में होते हैं स्पोरोजोइट जो वृद्धि करेंगे, और ये इसकी पुटिका भित्ति है। वृद्धि, फिर ये उशिष्ट वृद्धि करेगा, वृद्धिकारी उशिष्ट कहलाएगा, फिर परिकप हो जाएगा, और इसमें से फिर पुटिका भित्ति फट जाएगी, और बहुत सारे निकलेंगे बाहर स्पोरोजोइट, ठीक है। अब क्या होगा, जो मनुष्य इसके जो लार है, लार के द्वारा, इसकी लार के द्वारा ये अंदर प्रवेश करेगा, लार के द्वारा अंदर प्रवेश कराएगा स्पोरोजोइट को, किसके अंदर, स्पोरोजोइट को प्रवेश कराएगा मनुष्य के अंदर। जैसे ये मच्छर काटता है तो ये सब स्पोरोजोइट जो आ रहे हैं, ये सब जो स्पोरोजोइट आ रहे हैं, ये अंदर कर जाते हैं किसके, मनुष्य में। और कौन सी अवस्था है ये, कौन सी अवस्था का नाम, इसे कौन सी अवस्था बोला जाएगा, इस अवस्था का नाम है, इसको कहते हैं स्पोरोजोइट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, स्पोरोजोइट बोला जाता है। अब होगा क्या, स्पोरोजोइट, जैसे स्पोरोजोइट अवस्था में ये मनुष्य के अंदर आ गया, अब ये जो स्पोरोजोइट है, ये मनुष्य की यकृत की कोशिका में प्रवेश करेंगे, किसमें, मनुष्य की यकृत की कोशिका होती है, जब मच्छर काटेगा तब ये जो स्पोरोजोइट है यकृत की कोशिका में प्रवेश करेंगे, ठीक है। यकृत की कोशिका में इस तरीके से प्रवेश करेंगे, ये है क्या बेटा, इस तरीके से स्पोरोजोइट प्रवेश कर रहा है यकृत की, किसमें, कोशिका में। और यकृत की कोशिका में प्रवेश करने के बाद ये क्या होगा, अपने आप को वृद्धि करेगा, अपने आप को वृद्धि करवाएगा बहुत तेजी के साथ, ठीक है। कहाँ पर, मनुष्य की यकृत की कोशिका में, और इसका नाम कहलाएगा, नाम कहलाएगा इसका क्रिप्टोमीरोजोइट, ठीक है। क्या कहलाएगा नाम, क्रिप्टोमीरोजोइट इसका नाम कहलाएगा, क्रिप्टोमीरोजोइट। अब ये जो क्रिप्टोमीरोजोइट है, ये जो क्रिप्टोमीरोजोइट है, ये क्रिप्टोमीरोजोइट और वृद्धि करेगा अपने आप को, और वृद्धि करने के बाद इसमें से ये निकल के बाहर आ जाएंगे, इसमें से ये निकल के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें से ये निकल के बाहर आ जाएंगे, ये बहुत सारे, और ये बहुत सारे जो हो जाएंगे, निकल के बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद, बाहर आने के बाद ये दो अवस्थाओं में जा सकते हैं। ये कौन है, इसका नाम कहलाएगा, अब ये जो मीरोजोइट है ना, ये फट गया है, यानी ये अवस्था यकृत की कोशिका में बाहर आ गए, कौन, क्रिप्टोमीरोजोइट। अब इनका नाम कहलाएगा, इनका नाम कहलाएगा मेटा, इसका नाम कहलाएगा माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट, माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट, ठीक है। क्या कहलाएगा नाम, माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट। अब ये दो तरीके से सरवाइव कर सकते हैं मनुष्य के अंदर, या तो ये डायरेक्टली किस में चले जाए, आरबीसी में, डायरेक्टली आरबीसी में जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, आरबीसी, डायरेक्टली आरबीसी में आएगा ये, डायरेक्टली इस तरीके से। या फिर एक दूसरी कंडीशन आती है, ये जो माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट बने हैं, माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट बने हैं, ये फिर से यकृत की कोशिका में वृद्धि करेंगे, ठीक है। ये यकृत की कोशिका है, और इसमें फिर से ये प्रवेश करेंगे खुद और किसी यकृत की कोशिका में, और फिर से ये वृद्धि करेंगे, और वृद्धि करने के बाद फिर ये यहाँ से फिर वृद्धि करने के बाद बनाएंगे क्रिप्टोमीरोजोइट, और इसमें से निकल के बाहर आएंगे, और फिर प्रवेश करेंगे किसमें, इसमें, ठीक है। या तो इधर से आए और या इधर से आए, इस तरीके से आरबीसी में ये प्रवेश कर जाएंगे। और कौन, माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट, इनका नाम क्या है बेटा, जब ये यकृत की कोशिका में दोबारा प्रवेश कर रहे हैं, यकृत की कोशिका में वृद्धि करने के लिए दोबारा प्रवेश कर रहे हैं, इस इस कंडीशन को कहते हैं साइजोगोनी, इस कंडीशन का नाम क्या है, साइजोगोनी, ठीक है। इस कंडीशन का नाम है साइजोगोनी। अब हुआ क्या है, हुआ क्या है,
अब ये साइजोगोनी अवस्था में आ चुके हैं और हमारी आरबीसी में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, अब ये आरबीसी के अंदर क्या होगा, आरबीसी के अंदर ये वृद्धि करेंगे, आरबीसी के अंदर वृद्धि करेंगे और आरबीसी के अंदर वृद्धि करने के बाद एक अवस्था आएगी जिसका नाम है, एक अवस्था आएगी, आरबीसी के अंदर प्रवेश करेंगे और एक अवस्था आएगी जिसका नाम है, हाँ, ट्रोफोजोइट, जिसका नाम है ट्रोफोजोइट। ठीक है, इसका नाम रखा जाएगा ट्रोफोजोइट। ये ट्रोफोजोइट कहलाएगा, आरबीसी के अंदर वृद्धि करेगा। फिर फिर ट्रोफोजोइट के बाद फिर वृद्धि करेगा और इस अवस्था फिर अपने आप को बड़ा करेगा और अपने आप को बड़ा करेगा। अब जो अवस्था आएगी वो एग्जाम में पूछी जाती है और इस तरीके की अवस्था को बनाएगा और इस अवस्था को कहते हैं बेटा अमीबीय अवस्था। इस अवस्था को कहते हैं अमीबीय अवस्था। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, अमीबीय अवस्था क्या होता है, अमीबीय अवस्था। तो अमीबीय अवस्था आती है ट्रोफोजोइट अवस्था के बाद आरबीसी में। ठीक है, प्लाज्मोडियम जब आरबीसी में होता है उसके बाद आरबीसी में साइजोंट का निर्माण होगा, ये और वृद्धि करेगा और वृद्धि करेगा आरबीसी में और वृद्धि करेगा कौन, ये जो हमारा ट्रोफोजोइट है। और फिर ये वाली अवस्था आएगी, इसका नाम है साइजोंट, इसका नाम है साइजोंट। ठीक है, इसको बोलेंगे हम साइजोंट बोलेंगे। अब साइजोंट अवस्था आने के बाद होगा कि ये अपने आप को खूब वृद्धि कर लेगा, खूब वृद्धि कर लेगा इसमें। ठीक है, साइजोंट अवस्था के बाद ये जो हमारे ट्रोफोजोइट है खूब वृद्धि कर लेंगे इस तरीके से और वृद्धि करने के बाद बहुत सारे हो जाएंगे आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर अपनी संख्या को बढ़ा लेंगे तेजी के साथ। ठीक है, तेजी के साथ संख्या को बढ़ाएंगे और इसका नाम हो जाएगा मीरोजॉइट। अब ये कहलाएंगे क्या, मीरोजॉइट कहलाएंगे, मीरोजॉइट कहलाएंगे। ठीक है, अब ये कहलाएंगे मीरोजॉइट और मीरोजॉइट कहलाने के बाद हम इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर हीमोजॉइन भी कहा जाता है। अब ये यहाँ पर होगा क्या, मीरोजॉइट अवस्था फट जाएगी, यहाँ से होगा कि यहाँ से ये बाहर आएंगे निकल कर। ठीक है, इसी अवस्था में मीरोजॉइट अवस्था में या हीमोजॉइन अवस्था में यहाँ से बाहर आएंगे। ठीक है, यहाँ से बाहर आने लगेंगे, इसमें से निकल के ये बाहर आएंगे, ये बाहर आ गए निकल के। ठीक है, इन्हीं को बोलेंगे हीमोजॉइन। क्या बोलेंगे, हीमोजॉइन या मीरोजॉइट या हीमोजॉइन। अब ये ही क्या करते हैं मनुष्य में, इसी अवस्था में बुखार आता है, जब ये आरबीसी में से निकल के आते हैं अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। अब क्या होगा, ये हीमोजॉइन अवस्था में बाहर आ गए निकल के। ठीक है, हीमोजॉइन अवस्था में बाहर आ गए हैं और इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है, बड़े करके बना देते हैं हम यहाँ पर। एक होगा इसमें से नर होगा और एक होगा इसमें से मादा, कोई सा भी बना देते हैं, मादा और एक होगा नर। ठीक है, एक होगा नर, नर का चिन्ह ये वाला होता है। अब क्या होगा, या तो इसी अवस्था में हीमोजॉइन अवस्था में पुनः ये किस में चले जाते हैं, आरबीसी में चले जाते हैं, पुनः आरबीसी में जाएंगे, फिर ट्रोफोजोइट बनाएंगे अपनी संख्या को वृद्धि करने के लिए, फिर साइजोंट बनाएंगे, फिर साइजोंट बनाने के लिए फिर मीरोजोइट, ऐसे करके आरबीसी में इसका जीवन चक्र चलता रहेगा। या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये कोई मच्छर इन्हें पुनः काट, मतलब मनुष्य को जब पुनः मच्छर काटता है तो ये दोबारा चले जाते हैं किसी मच्छर की लार ग्रंथि में दोबारा। ठीक है, ये अवस्था में जो अवस्था है कौन सी है, एक जिसका नाम है ये वाली माइक्रोगेमिटोसाइट और इसका नाम है मैक्रोगेमिटोसाइट। ठीक है, और इस अवस्था में दोबारा मच्छर की ये ग्रंथि में चले जाते हैं और अपना जीवन चक्र को पूरा करके लाते हैं। इस तरीके से चलता है इसका जीवन चक्र। अब ये चित्र मैंने बनाया है, आपको फिर एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, आप एक दो बार इसका रिवाइज करेंगे, अपनी बुक में देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा किस किस अवस्था से यहाँ पे गुजरता है। सबसे पहले ध्यान से समझ लो, ये है मच्छर में जीवन चक्र और इस डिवाइडेशन के नीचे है मनुष्य में जीवन चक्र। ठीक है, होता क्या है, मच्छर में जीवन चक्र चलता है वो मच्छर की अमाशय की भित्ति में चलता है और जो मनुष्य में चलता है वो चलता है लीवर में और कहाँ पर, आरबीसी में। ठीक है, ये बात यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये इसके ऊपर मच्छर के अंदर दो प्रकार के युग्मक होते हैं, एक का नाम है माइक्रोगेमिटोसाइट, एक का नाम है मैक्रोगेमिटोसाइट। ये है नर युग्मक और ये है मादा युग्मक, ये दोनों मिलकर मच्छर के अंदर युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर होती है, इसके अंदर लैंगिक जनन होता है। उसके बाद हुआ उकाइनीट, उकाइनीट का निर्माण करते हैं, उकाइनीट वृद्धि करके बनाती है उशिष्ट, इसके अंदर एक बाहर भित्ति होती है और जिसे हम क्या कहते हैं, गुटिका भित्ति।
और फिर ये वृद्धि करता है तो वृद्धिकारी शिष्ट कहलाता है, फिर पक जाता है तो मतलब परिपक्व करते हैं अपने आप को वृद्धि, तो इसे परिपक्व शिष्ट कहते हैं। फिर ये फट जाता है परिपक्व शिष्ट, तो इसके अंदर से स्पोरोजोइट निकलते हैं जो मच्छर की लार ग्रंथि के द्वारा आ जाते हैं मनुष्य को काटने पर उसके रक्त में। ये पहुंचते हैं यकृत में, यकृत की कोशिका में, और यकृत की कोशिका में जाके वृद्धि करते हैं, कहलाते हैं क्रिप्टोमीरोजोइट। ठीक है, ये लिख रहा है क्रिप्टोमीरोजोइट है, नीरो नहीं है। ठीक है, मेरे लिखने में कभी कभी ये हो जाता है, तो मीरोजोइट है, क्रिप्टोमीरोजोइट। और फिर ये वृद्धि करके कहलाते हैं माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट। उसके बाद ये दो प्रकार से जा सकते हैं आरबीसी में, तो डायरेक्टली आरबीसी में प्रवेश कर जाए यहाँ से तो कहलाएंगे माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजोइट, और या फिर दोबारा यकृत की कोशिका में सर्वाइव कर जाए और किसी कोशिका में, इस अवस्था को कहते हैं साइजोगोनी। अगर ये यकृत की कोशिका में दोबारा जाता है, अब यकृत की कोशिका में से फिर से निकल के जब ये ज्यादा हो जाएंगे तो प्रवेश करेंगे आरबीसी में। आरबीसी में प्रवेश करने के बाद ये जाएंगे और ये वृद्धि करेंगे, कहलाएंगे ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट की फिर इसके बाद एक अवस्था आएगी जिसका नाम है अमीबीय अवस्था। ठीक है, अमीबा की तरह ये अपने आप को बड़ा करेंगे, अब द्विखंडन करेंगे। उसके बाद अलैंगिक जनन होता है ना इसमें, और फिर इसकी एक अवस्था आएगी साइजोइड, अपने आप को वृद्धि कर रहे हैं। फिर मीरोजोइट अवस्था आएगी, मीरोजोइट अवस्था के बाद जब ये अवस्था परिपक्व हो जाएगी तो यहाँ से ये इसमें से निकल जाएंगे और कहलाएंगे हीमोजोइन। और इसी अवस्था में ये बहुत अपने आप की वृद्धि करेंगे तो बहुत तेजी से मनुष्य को बुखार आता है कपकपी के साथ। अब ये देखो यहाँ पर मैंने बनाए हैं, ये माइक्रोमेगेमिटोसाइट है, और ये हो गया हमारा इसका नाम हो गया मैक्रोगेमिटोसाइट या माइक्रोगेमिटोसाइट। इनमें से कोई भी आरबीसी के अंदर दोबारा आ सकता है और अपना जीवन चक्र इस तरीके से चलाता है, या फिर जब किसी मनुष्य को दोबारा मच्छर काट ले तो फिर इस तरीके से जीवन चक्र इसका चलता रहता है, ये ऐसे करके। और ये है मनुष्य के अंदर प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, मनुष्य और किसके, मच्छर के अंदर। तो इस तरीके से जीवन चक्र चलता है। ठीक है, और द्विकोषी होता है ये प्लाज्मोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार एग्जाम में आता है, मेरे साथ साथ बनाओ आप तो बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बनाया है ये हर बार एग्जाम में आता है, ऐसे ही आपको नाम भी याद करना है। ये वीडियो को दोबारा देख लो, समझ में नहीं आई हो तो दोबारा देख सकते हैं, स्लो करके देख सकते हैं और फास्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर पिक्सल सही नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो मोबाइल से अपने पिक्सल भी बढ़ा सकते हैं जिससे आपको ये बोर्ड पर अच्छा दिखाई दे। और ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी अन्य रोग के साथ। मलेरिया डिजीज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है। इस स्पीसीज के मॉस्किटो बारिश के मौसम में अधिक होते हैं क्योंकि बारिश का पानी अधिक दिनों तक जमा होने की वजह से कंटामिनेट हो जाता है और इसी पानी में इस प्रजाति के मच्छर की उत्पत्ति होती है। मलेरिया के मच्छर के काटने की वजह से व्यक्ति को फीवर और हेडेक आना शुरू हो जाता है। कभी कभी यह फीवर कम हो जाता है तो दोबारा आ जाता है। मलेरिया डिजीज अफ्रीका और एशिया जैसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज्यादा होता है। इंडिया में यह डिजीज पूरे वर्ष पाया जाता है, लेकिन बारिश के मौसम के समय इसका इन्फेक्शन अधिक हो जाता है। प्रोटोजोआ ग्रुप का एक पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम दुनिया के अधिकांश मलेरिया केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह पैरासाइट ह्यूमन और मॉस्किटो होस्ट के साथ मिलकर डेवलप हुआ है और एक कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल एग्जिबिट करता है, जिसमें यह पैरासाइट दोनों होस्ट के बॉडी में रहता है। इस पैरासाइट का प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो और सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन होता है। इस पैरासाइट की लाइफ साइकिल की शुरुआत ह्यूमन में तब होती है जब एक इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन ब्लड को सक करने आती है। फीमेल मॉस्किटो इस पैरासाइट को स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में अपने सलाइवा के थ्रू ह्यूमन ब्लड में इंजेक्ट कर देती है। ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू स्पोरोजोइट लीवर तक पहुंचता है। इसके बाद यह स्पोरोजोइट एक लीवर सेल्स में एंटर करता है और वहीं फीड करना और बढ़ना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस के दौरान पैरासाइट्स का न्यूक्लियस कई बार डिवाइड होता है और फिर हजारों नई प्लाज्मोडियम सेल्स का प्रोडक्शन करता है, जिसे अब मेरोजोइट्स के रूप में जाना जाता है। लगभग एक हफ्ते बाद मेरोजोइट्स लीवर सेल से बाहर निकल जाता है और ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। ब्लड स्ट्रीम में मेरोजोइट रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है, जहां वे फिर से रिप्रोड्यूस होते हैं और इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल से बाहर निकल जाते हैं। यह मेरोजोइट फिर से अदर रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट कर सकता है।
मलेरिया में एक सर्टेन इंटरवल पर बार बार बुखार आता है जो पैरासाइट के आरबीसी में एंटर करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय करने के कारण होता है। कुछ इन्फेक्टेड मेरोजोइट्स मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स नाम के सेक्सुअल फॉर्म में डेवलप हो जाता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के लाइफ साइकिल में गैमेटोसाइट्स आरबीसी के भीतर बड़ी अंडाकार स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। गैमेटोसाइट्स ह्यूमन होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन जब एक मॉस्किटो ब्लड फीड के दौरान गैमेटोसाइट्स को अपनी गट में ले जाता है तो ये गैमेटोसाइट्स मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल साइकिल की शुरुआत करती है। मस्क्यूटो की गट में एक मेल और फीमेल गैमेटोसाइट जिसे गैमेट कहा जाता है आपस में फ्यूज होकर जायगोट का निर्माण करते हैं। यह जायगोट एक मोटाइल सेल्स में मैच्योर हो जाता है जिसे एक ऊकाइनेट कहा जाता है और यह ऊकाइनेट मॉस्किटो की गट की दीवार की ओर माइग्रेट करता है जहां यह एक oocyst में डेवलप होता है। oocyst सेल के भीतर सेल डिवीजन होता है जिसके कारण कई नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसे स्पोरोजॉइट्स कहा जाता है। अब oocyst रप्चर होता है और स्प्रे छोड़ता है जो मस्कीटो के सैलिवरी ग्लैंड में चला जाता है। सैलिवरी ग्लैंड से स्पोरोजॉइट्स अगले ह्यूमन होस्ट को इन्फेक्ट करता है और फिर से प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल को रिपीट करता है।